नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में डीसी शंट मोटर के स्पीड कंट्रोलिंग और उसके रिलेशंस को समझ लिया। अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम मैथमेटिकल रिलेशन आप डीसी सीरीज मोटर के लिए भी ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना आएगा कि जब आप डीसी सीरीज मोटर का एनालिसिस करेंगे तो वहां फील्ड वाइंडिंग की जो रेसिस्टेंस होगी उसको आप चाहें तो आर्मेचर की सीरीज में होने की वजह से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए हम बेसिक उन तीन मेथड्स की बात कर लेते हैं जिसको एडजस्ट करके हम अपने डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्मेचर सीरीज रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर सीरीज रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आर्मेचर का रेसिस्टेंस हमारे सिस्टम के यानी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है और उसको वैरी करके हम कैसे स्पीड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है शंटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। थर्ड है आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड जिसमें हम टैपिंग्स, विदाउट टैपिंग्स और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके भी अपनी डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे आपका जाना पहचाना पुराना डायग्राम है जो आप ऑलरेडी कई बार बना चुके हैं। ये डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम है। इसमें आर्मेचर में जो रेसिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू मैं आर ए मेंशन कर देता हूँ। आर्मेचर के अंदर जो बैक ईएमएफ है उसको मैंने ईबी मेंशन किया है। आर्मेचर में करंट जो आएगा आप चाहे तो उसको आइए यहाँ मेंशन कर सकते हैं। साथ में हमारे पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है जिसके रेसिस्टेंस आर ऐसी होगा और इसी के सीरीज में यानी आर्मेचर या फिर फील्ड के सीरीज में मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया है जिसको यूज करके मैं यहाँ स्पीड को कंट्रोल करने जा रहा हूँ। और यहाँ मैंने टैपिंग शो कर दी है कि मैंने यहाँ पे टैपिंग्स को शिफ्ट करके, पोजीशंस को शिफ्ट करके मैं आसानी से रेसिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं रेसिस्टेंस की वैल्यू वेरी करूंगा, स्वाभाविक है वैसे वैसे आर्मेचर करंट और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। आप जानते हैं जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो स्वाभाविक है आप जब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम मैथमेटिकल रिलेशन कंसीडर करना पड़ेगा। आप डीसी सीरीज मोटर का चाहें तो विदाउट रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का बैक ईएमएफ और वोल्टेज का रिलेशन भी चाहे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं दो केस यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले केस में जिसमें मैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी आर को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आर को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ उस कंडीशन में बैक ईएमएफ को मैंने ईबी1 मेंशन कर दिया। आप ही मुझे बताएंगे क्या हो गया मैथमेटिकल रिलेशन। तो मैथमेटिकल रिलेशन होगा ईबी1 इक्वल टू V माइनस आर्मेचर करंट की वैल्यू IA है और आर्मेचर और सीरीज दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है तो RA प्लस RSE। यहाँ पे बच्चों कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है। अब आइए मैं इस केस को लेके चलता हूँ जहां मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया है। इस कंडीशन में जो EB2 में EMF कंसीडर कर रहा हूं उसकी वैल्यू होगी V माइनस IA RA प्लस RSA और आप मुझे बताएंगे जो एडिशनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू मैंने ले लिया है R। अब होगा क्या बच्चों, EB1 और EB2 में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि EB1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी क्योंकि जो माइनस पार्ट है वो कम है और यहाँ EB2 में जो ड्रॉप का माइनस पार्ट है वो ग्रेटर है। इसीलिए मैं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इस EB1 और EB2 में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है और इसी से आप स्पीड का रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो EB1 ग्रेटर है EB2 से और EB1 के ग्रेटर होने की वजह से जो N1 है वो ग्रेटर होगा N2 से। चलिए मैं फिर से वही फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ, N इज प्रोपोर्शनल टू EB1 अपॉन फाई। तो यहाँ EB जो है EB1 EB2 की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर फाई की वैल्यू कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को मैं ऐड करके सीरीज में स्पीड को चेंज कर रहा हूँ और इसको आप यहाँ डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में
भी एनालाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट कर्व है वो विदाउट रेसिस्टेंस यानी कोई रेसिस्टेंस मैंने नहीं लिया है। जो सेकेंड कर्व है यहाँ मैं एट रेसिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, एट R1 रेसिस्टेंस में मान लेता हूँ। थर्ड जो कर्व है एट रेसिस्टेंस में R2 मान लेता हूँ। अब यह क्वेश्चन ये है कि बड़ा कौन है, तो R2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी R1 से, क्योंकि वैल्यू जैसे जैसे ग्रेटर होगी वैसे वैसे ड्रॉप की वैल्यू बढ़ेगी और उस कंडीशन में स्पीड चेंज होगा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे स्पीड टॉर्क में रेसिस्टेंस को ऐड करके वैल्यूज को बढ़ा बढ़ा के मैं स्पीड की वैल्यू सडनली आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो बच्चों आर्मेचर सीरीज रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में बस आपको आर्मेचर के सीरीज में यानी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करना है और उसके थ्रू अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। आप चाहें तो शंटिंग भी कर सकते हैं, यानी जो रेसिस्टेंस है उसको शंट भी करके आप चाहें तो कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल कंट्रोलिंग में हम यहाँ इसके शंट में भी एक रेसिस्टेंस हम लगा लेते हैं जिसको हम शंटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें यहाँ तो R तो रहेगा ही, जिसको मैं R1 मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस में कनेक्ट कर दूंगा, दैट विल बी R2 और ये कहलाएगा शंटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। सिमिलरली और भी हमारे पास मेथड्स है जिसके थ्रू हम चाहें तो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ आपसे टिपॉट सीरीज फील्ड मेथड का डिस्कशन किया है कि देख पा रहे हैं कैसे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें मैंने टैपिंग किया है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ही टैपिंग के टर्न्स को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। बच्चों डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर का रेसिस्टेंस काफी स्मॉलर होता है लेकिन फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस हाइयर होता है। तो अगर हम फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग लगाते हैं तो उसके रेसिस्टेंस चेंज होगी और उसके रेसिस्टेंस चेंज होने से हम स्पीड को आसानी से वैरी कर सकते हैं। ये वैरी बहुत मेजर स्केल पे नहीं होगा लेकिन स्मॉलर स्केल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। That's all about this video. Thank you so much.